नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 3 से लेकर 15 तक सेक्शन है। हम 3 से लेकर 8 तक सेक्शन पढ़ेंगे आज। तो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट इसका हेड है। तो सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसकी ड्यूटी होगी कि जो दिव्यांगजन हैं वो आपका राइट टू इक्वालिटी इंजॉय करें और वो गरिमापूर्ण जीवन जिएं और उनको इज्जत मिले, और जैसा कि समान लोगों को दूसरे को मिलती है। तो उसके बाद सेकंड में है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी कदम ज़रूरी होंगे दिव्यांगजनों की जो क्षमता है उसको यूटिलाइज करने के लिए, तो ऐसे जो है स्टेप लेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वैसा अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट जो है उन्हें प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जो तीसरा है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उन्हें डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, उसको पता है इसमें अनलेस दे रखा है। उन्हें डिस्क्रिमिनेट कब किया जा सकता है? इट इज़ सोन दैट, यह दिखाया जाए कि इम्प्यून्ड एक्ट और ओमिशन जो है वो प्रोपोर्शनेट मीन्स ऑफ अचीविंग अ लेजिटिमेट एम। अगर कोई लेजिटिमेट एम अचीव करने के लिए है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ क्लॉज देख लेते हैं कि जो पर्सन है वो हिज और हर पर्सनल लिबर्टी के लिए डिप्राइव्ड नहीं होगा डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर। यह आर्टिकल 21 के रेफरेंस में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसकी ड्यूटी है कि वो जितने भी ज़रूरी कदम हैं वो उठाएगी उनके रीजनेबल अकोमोडेशन के लिए दिव्यांगजनों के। फिर फोर्थ सेक्शन देख लेते हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या जो भी स्थानीय निकाय होगा वो मेजर्स लेगी। उसकी ड्यूटी है कि विमेन एंड चिल्ड्रन जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो अपने राइट्स इंजॉय करें इक्वली विद अदर्स। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेकंड क्लॉज में ये स्थानीय निकाय उनकी ड्यूटी होगी कि जो सभी बच्चे हैं डिसेबिलिटी वाले वो इक्वल बेसिस पे आपका जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस रखेंगे, ठीक है, जो कि कोई सी भी मामले उन्हें इफेक्ट कर रहे हो उन मामलों पर, और उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड कराना ये भी उनकी जिम्मेदारी होगी उनकी एज और डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद 5 कम्युनिटी लाइफ देख लेते हैं। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो जो है राइट टू लिव इन कम्युनिटी उनका राइट है, तो ये वो इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसकी ड्यूटी होगी कि वो हर एक प्रयास करे कि दिव्यांगजन को ऑब्लाइज ना किया जाए कि वो किसी पर्टिकुलर लिविंग अरेंजमेंट में रहें। उसके बाद जो दिव्यांगजन हैं उनको एक्सेस दिया जाए कोई भी इन हाउस रेजिडेंशियल या कोई भी कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज है जिसमें कि आपका पर्सनल असिस्टेंट भी आ जाता है जो ज़रूरी हो उनकी एज और जेंडर को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपका 5वां सेक्शन हो गया। उसके बाद छठा सेक्शन देख लेते हैं हम। छठा सेक्शन है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो उसकी ड्यूटी है कि जो दिव्यांगजन हैं उनको टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से बचाएं। उसके बाद कोई भी जो दिव्यांगजन हैं उनको किसी भी रिसर्च का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, और अगर उन्हें बनाया जाएगा तो उससे पहले उनकी फ्री या इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी जो कि असेसेबल मोड्स मीन्स एंड फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन में हो सकती है। उसके बाद सेकंड इसमें दे रखा है कि अगर प्राइवर परमिशन ऑफ कमेटी ऑफ रिसर्च ले ली है हमने डिसेबिलिटी वाली, जो कि क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और जिसमें कि कम से कम हाफ मेंबर जो हैं वो डिसेबल हैं या फिर कोई ऐसी जो सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो रजिस्टर्ड हैं, जो सेक्शन 2Z में दे रखी है, तब तो आप जो है दिव्यांगजनों को जो है रिसर्च का पार्ट बना सकते हैं। तो ये सेक्शन 6 हो गया आपका। उसके बाद सेक्शन 7 देख लेते हैं। इसमें लगभग 5 क्लॉज हैं तो वो सारी क्लॉज हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 7 की पहली क्लॉज ये कहती है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सभी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने की उसकी ड्यूटी है, और जो है ऐसे मेजर्स वो ले सकती है जो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करें दिव्यांगजनों को। तो कैसे कैसे आपका इसमें ABCD दे रखा है। सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉग्निजेंस लेगी अगर कोई भी अब्यूज़, कोई भी वायलेंस या कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो। उसके बाद उनको लीगल रेमेडी भी प्रोवाइड कराएगी अगर ऐसे इंसिडेंट के खिलाफ कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है तो। उसके बाद फिर जो है मतलब उसके साथ साथ जो है कि ऐसी इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेंगी, और
प्रोसीजर भी इसके रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब करेगी। उसके बाद उन कोई भी स्टेप लेगी, जैसे कि रेस्क्यू के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, जो भी विक्टिम हैं इन इंसिडेंट के। उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करना और इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना पब्लिक को, ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी 7 क्लॉज 1 के तहत। अब हम 7 क्लॉज 1 हो गया आपका, तो 7 क्लॉज 2 देख लेते हैं हम। 7 क्लॉज 2 कहता है कोई भी पर्सन या कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कहते हैं, जिसे रीज़न टू बिलीव है कि कोई भी एक्ट ऑफ अब्यूज़ या वायलेंस या एक्सप्लॉइटेशन या तो हुआ है या हो रहा है या हो सकता है, ठीक है, दिव्यांगजन के खिलाफ, तो वो इन्फॉर्म करेगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसका कि आपका जुरिस्डिक्शन है। तो फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, उस इंफॉर्मेशन की रिसिप्ट के बाद वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो इमीडिएट स्टेप लेगा उसको रोकने के लिए, मतलब जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और फिर जैसा ऑर्डर उसको उचित लगे वो पास कर देगा इन दिव्यांगजनों की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद अब जो है आपका जो ऑर्डर करेगा वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, तो आपका ऑर्डर इंक्लूड कर सकता है कि विक्टिम को रेस्क्यू किया जाए, ठीक है, और पुलिस को ऑथराइज़ किया जाए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि दिव्यांगजनों से रिलेटेड काम कर रही है कि उनको सेफ कस्टडी और रिहेबिलिटेशन दी जाए दिव्यांगजनों को, या फिर दोनों चीज़ें। और फिर उसके बाद 3 क्लॉज बी में ऑर्डर किस हिसाब से बन सकता है, उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाए दिव्यांगजनों को, जैसा कि पर्सन डिजायर करते हैं, ठीक है, यानी कि जो दिव्यांगजन है वो डिजायर करें। उसके बाद सी वाला है कि उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए, ऐसे दिव्यांगजनों को ऐसा भी ऑर्डर बना सकते हैं। तो ये आपका 7 क्लॉज 3 हो गया कि ऑर्डर किस ऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद आपका 7 क्लॉज 4 देख लेते हैं। 7 क्लॉज 4 पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है। तो पुलिस ऑफिसर जिसको जो है कंप्लेंट रिसीव हुई है या अदरवाइज उसको पता चला है कैसे भी माध्यम से कि अब्यूज़ हुआ है या वायलेंस हुआ है या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है दिव्यांगजन के साथ, तो वो इन्फॉर्म करेगा एग्रीड पर्सन को, जो आपका दिव्यांगजन है उसको क्या इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो है अधिकार है कि आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो सबसेक्शन 2 में, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है आपका जो है असिस्टेंस के लिए आप जो है पर्टिकुलर्स दे सकते हैं। तो ये आपके ये बताने का काम किसका है, पुलिस का है। उसके बाद सेकंड काम क्या है कि जो पर्टिकुलर्स हैं वो नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए भेजेंगे जो कि क्या कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उसके बाद राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में भी बताना एग्री पर्सन को, ये भी पुलिस ऑफिसर का काम है। उसके बाद एक कंप्लेंट का राइट है फाइल करने का, ये भी बताना भी जो है आपका एग्रीड वो पुलिस ऑफिसर का काम है। 4th क्लॉज में प्रोविजो में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजो है, ये जो ड्यूटी दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर अपनी उन ड्यूटी से बच जाएगा जो कि उसे प्रोसीजर, मान लीजिए कोई कंप्लेन आती है तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेन आती है तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, उस ड्यूटी से नहीं बचाती हैं। ये तो एडिशनल ड्यूटी है इसकी, ये कहने का मतलब है प्रोविजो का। उसके बाद आपका 7 क्लॉज 5 देख लेते हैं हम कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अगर पाता है कोई भी अलेज एक्ट या बिहेवियर जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है आईपीसी के तहत या किसी भी लॉ के तहत, तो वो जो है कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगा नियरेस्ट या जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जिसका कि जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद आपका सेक्शन 8 देख लेते हैं हम लोग, ये आज का लास्ट सेक्शन है तो इसको देख लेते हैं। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, तो जो दिव्यांगजन हैं उनको इक्वल राइट है प्रोटेक्शन का और सेफ्टी का, रिस्क की सिचुएशन में, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, या कोई भी ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी आ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई है तो उस केस में। अब इसमें सेकंड क्लॉज में दे रखा है एनडीएमए और एसडीएमए के बारे में। तो एनडीएमए या जो एसडीएमए है वो अप्रोप्रिएट मेजर लेगी, वो अप्रोप्रिएट मेजर किस रिगार्डिंग लेगी कि जो पर्सन्स हैं उनको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी की डेफिनेशन के तहत उनको इंक्लूड किया जाए। तो इसमें दे रखा है टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जो कि डिफाइन की गई हैं आपकी 2E ऑफ डीएमए एक्ट 2005 में, ठीक है। तो फिर उसके बाद तीसरा है इसमें जो भी डीडीएमए होगी यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सेक्शन 25 ऑफ डीएमए के अंतर्गत,
तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी दिव्यांगजनों के बारे में, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके दिव्यांगजन होंगे उनके रिकॉर्ड में, और वो सूटेबल मेजर्स लेगी, ऐसे पर्सन्स को इन्फॉर्म करेगी कि आपको सिचुएशन ऑफ रिस्क में क्या क्या करना है, ठीक है, और इन्हेंस करना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को, ये भी डीडीएमए का काम होगा। उसके बाद फोर्थ क्लॉज देख लेते हैं। जो अथॉरिटी जो है इंगेज्ड हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में सब्सिक्वेंट टू एनी सिचुएशन ऑफ रिस्क, जो कि रिस्क के बाद, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बाद या नेचुरल डिजास्टर के बाद जो भी आपका रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, तो वो अथॉरिटी क्या करेंगी, वो अंडरटेक करेंगी ऐसी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अब अंडरटेक करेंगी तो किसकी कंसल्टेशन में करेंगी, तो जो आपका स्टेट कमिश्नर है उसकी कंसल्टेशन में करेंगी, जैसा कि आपको जो है असेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजनों की जो है रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से। तो आपका सेक्शन 8 आपका हो गया। धन्यवाद।